रेड लाइन इस्लामाबाद स्टूडियो से बड़ी अवामी और सियासी खबरें। एक खुसूसी एलची तारिक फातमी जो सीजन डिप्लोमेट हैं अमेरिका के अंदर जाकर ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के साथ राब्ते बना रहे हैं। इस दौरे से क्या निकलेगा, और बहुत सारी ऐसी मुलाकातें हैं जो रिपोर्ट हुई हैं, बहुत सारी ऐसी मुलाकातें रिपोर्ट नहीं हुई, हम अमेरिका से आपको पर्सपेक्टिव लेके देंगे। अवामी स्टोरी एक बहुत बड़ी है हमारे पास। तौसा के अंदर एड्स के वाक़यात बढ़ते चले जा रहे हैं, बच्चों के अंदर एड्स फैल रही है और उसका ताल्लुक रिवायती जो बहस होती है कि एड्स क्यों फैलती है उससे नहीं है। अस्पतालों के अंदर से जो सिरिंजेस का गलत इस्तेमाल है उसकी वजह से छोटे मासूम बच्चों में एड्स की बीमारी फैल रही है। नंबर्स सिग्निफिकेंट हैं और पाकिस्तान के अंदर वैसे भी इस मोहलक बीमारी के ऊपर ज़्यादा बात नहीं होती। तो साहब को लिए चलेंगे, उस बच्ची के बाप से हम बात करेंगे और फिर हम जानना चाहेंगे एड्स के जो पंजाब के प्रोजेक्ट को मैनेज कर रही हैं डॉक्टर साहबा के, इसकी वजह क्या है और हम इसकी रोकथाम क्यों नहीं कर पा रहे। सो स्टे ट्यून्ड। हम जो सबसे बड़ी स्टोरी है उसको भी हाईलाइट कर देते हैं। ख्वाजा आसिफ हमें ज्वाइन करे होंगे, पाकिस्तान के वज़ीर दिफा, जिनसे हम बात करेंगे कि पाकिस्तान को हमने हार्ड स्टेट कैसे बनाना है। एक हार्डनिंग ऑफ द स्टेट कमेटी भी बना दी गई है। मोहसिन नकवी जो इंटीरियर मिनिस्टर हैं उनकी सरबराही में। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मानना है कि हार्ड स्टेट का मतलब ये है कि उनको हार्ड किस्म की फैंटी लगे, लेकिन हुकूमत कहती है जी ये उनके बारे में नहीं है, ये हमने रियासत को दोबारा से फ़ाल करना है। तो कैसे फ़ाल करेंगे, और अगर अब फ़ाल कर रहे हैं तो इससे पहले हमारी कैफियत क्या है। आए नाज़रीन, अब बात का आगाज़ करते हैं। ख्वाजा साहब बहुत शुक्रिया। हमने ये एक तो पहले थोड़ी सी क्लैरिफिकेशन आ जाए कि ये हार्डन द स्टेट वाली जो डिबेट है ये बहुत चल रही है। अब हमने एक नोटिफिकेशन भी देखा जो व्यूअर्स देख रहे हैं इस वक्त, इसके अंदर लिखा हुआ है कि हार्डन द स्टेट कमेटी भी बना दी। तो अब हार्डन द स्टेट जो इंटीरियर मिनिस्टर साहब हेड करेंगे, क्या उसके अंदर कोई सीमेंट आपने लगाना है, कोई इत्तेफाक सरिया डालना है बीच में आपने, या मतलब क्या वो है क्या? आई एम जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड रियासत को हार्डन कैसे करते हैं। देखो ये बाज़ तसी अंग्रेजी दे जरा है टेरिटरी उनको ज्यादा ट्रेसपास कर देना, ठीक बदला लेते हैं कलोनियलिज्म का ना, वैर जरा पुराना जरा है। तो आपने हमारे साथ ये किया तो हम आपकी जुबान की ऐसी की तैसी करें। अच्छा, वो एक्चुअली एक पाकिस्तान के मुतल्लिक जो है वो एक कमेंट आता है इंटरनेशनली भी कि इट इज़ बिकम ए सॉफ्ट स्टेट। अब सॉफ्ट स्टेट का जो मतलब जो मुझे नाकस अकल में जो आता है वो ये है कि जिसमें को ब्रेक डाउन हुआ, जिसमें कानून जो है वो उसकी दजियां बखेरी जा रही हों, जो है इन्फोर्समेंट ना हो रही हो, इन्फोर्समेंट है वो, यानी एक स्टेट की जो डेफिनेशन है कि वो एक सिस्टम, एक कानून, एक आइन, एक उसके तहत जो है एक स्ट्रक्चर है जिसके तहत वो चलती है। दो ही काम है जिसमें लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है और उससे टैक्स कलेक्ट करना है। ये रियासत की जो बुनियाद है वो यही है। ये तो ये जब सॉफ्ट स्टेट को ये कहता है वो यही कहता है कि जी कानून और जो लॉ एनफोर्समेंट जो है वो वीक कमज़ोर हो चुके। ये सॉफ्ट स्टेट की मेरे दानिश में डेफिनेशन है। ये वहाँ पे बात हुई कि ये एक इमेज है, किसी ने कमेंट किया, मैं कमेंट किया, तो उसके रिस्पांस में ये भी कमेंट आया कि हमें ये सॉफ्ट स्टेट का इमेज जो है हार्ड स्टेट बनाना चाहिए। ठीक, उसके रिस्पांस में कहा गया। हाँ, कुछ सॉफ्ट का जो है ऑपोजिट वर्ड जो है यूज किया, क्या कहते हैं सिनोनिम और एंटोनिम जो भी है, एंटोनिम उसका जो है, तो उन्होंने इस्तेमाल किया। उन्होंने किसी मुझे अब याद नहीं पड़ता, लेकिन हम में से किसी ने इस्तेमाल किया। तो वो उसका मतलब ये था कि हम इसको मजबूत एक रियासत के तौर पे हमें अपना इमेज बिल्डअप करना चाहिए। अब ये इसमें तो लोग बड़े बड़े मतलब निकालेंगे। ये जो ये इमला जो यहाँ पे आई हुई है, जो हमारे यहाँ पे हुई है, अगले दिन भी मैंने किसी इंटरव्यू में ये एक्सप्लेन किया था। तो मेरा ख्याल है कि ये वैसे भी मैं तो इस चीज़ के ख़िलाफ़ हूँ कि पाकिस्तान में जो है ये इतनी लंबी जो है अंग्रेज़ी लिखी जाए, उर्दू लिखी जाए। why we are still एक हैंगओवर है हमारा कॉलोनियल। अच्छा, तो आपने समझा दिया, लेकिन पीटीआई से जब हम बात करते हैं तो पीटीआई तो कहती है जी कि हार्ड स्टेट का मतलब है कि हमें मजीद फैंटी लगाई जाए, ह्यूमन राइट्स के वायलेशंस की जाए, बंदे उठाए जाए, सहाफियों को उठाया जाए, जुबानबंदी की जाए, तालाबंदी की जाए। तो वो ये उसका मतलब वो ये लेते हैं। नहीं, मैंने तस्वीर कर दी है। इसके अलावा खारजी अमूर है और दाखिली अमूर, हमें अपना इमेज इंप्रूव करना जी, बस सीधी बात है। उसमें फिर दहशतगर्दी को कॉम्बैट करना होगा। आपने पार्लियामेंट्री कमेटी की मीटिंग भी की, ब्रीफिंग्स भी हुई, स्टेटमेंट्स भी उसके ऊपर जारी हुई।
बलूचिस्तान के अंदर फिर कल के वाक़यात अगर आप देखें, सड़कों के ऊपर उन्होंने रोका, बंदों को उन्होंने मारा, CTD के बंदों को शहीद किया, पुलिस वालों शहीद किया। तो मैं जानना चाह रहा हूँ कि वो क्या ऐसे इकदाम आप उठा रहे हैं, क्योंकि साथ हम एक ऑपरेशन का भी नाम सुन रहे हैं, ऑपरेशन बदर खबरें में, तो आप एकदम से कहते हैं ऑपरेशन नहीं, ऑपरेशन वाला सिलसिला जो है उस सारी, तो ऑपरेशन बदर क्या है फिर ये जिसका नाम हम सुन रहे हैं? मुझे नहीं पता, कम से कम। तो ऑफिशियली कोई ऐसा उस सिक्योरिटी कमेटी में किसी ऑपरेशन का जिक्र नहीं हुआ, ठीक, लेकिन जो इस वक्त जो एक काइनेटिक मेजर्स जो लिए जा रहे हैं कि आप इंटेलिजेंस बेस कहीं पे आपको रिपोर्ट मिले, आप वहाँ पे रेड करते हैं, वहाँ पे बाज़ मुकाबले भी हो जाते हैं, बाज़ मुकाबले नहीं होते, बाज़ लॉ इन्फोर्समेंट वालों को भी जानी नुकसान होता है ऐसे ऑपरेशंस में जो है। तो लेकिन इसके बाद कोई इसके ये टोटली बिल्कुल फोकस जो है दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ ये सारी की जो हमारी गुफ्तगू हो रही है, अगर वो PTI वाले कहते हैं कि ये हमारे ख़िलाफ़ कोई जो होगा, कतई तौर पे वहाँ पे PTI के मौजूद थे चीफ मिनिस्टर, आप उनकी गवाही ले लें, मेरी गवाही ना लें, वहाँ भी मौजूद थे, उनकी गवाही ले लें। वो बिल्कुल गंडापुर साहब जो थे आई थिंक अच्छी गुफ्तगू कर रहे थे। इसके ऊपर वापस आ जाते हैं कि आपने मुल्क को अगर स्टेबलाइज करना है तो आपको सियासत को दुरुस्त करना होगा, और पुरानी बहस जो है लोग भी सुन सुन के थक चुके हैं, आप भी जवाब दे दे के थक चुके हैं कि आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कैसे एंगेज करना है। तो ज़ाहिर अब वक्त नहीं है, हमने काम करने हैं, हमने रियासत को चलाना भी है, हमें अच्छी खबरें भी मिल रही हैं, IMF ने इंडोर्स कर दिया, आपकी इकॉनमी भी निस्बतन स्टेबलाइज आपको होती हुई नजर आ रही है, चैलेंजेस काफ़ी हैं। आप वाकईतन समझते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एंगेज किए बगैर आप इस मुल्क के अंदर देर पास स्टेबिलिटी ला सकते हैं? इज दैट व्हाट यू रियली थिंक? यू मीनिंग कि आप मैंने आपकी स्टेटमेंट से एक चीज़ जो है निकालता हूँ, तो कि देखें वो इंगेजमेंट की जो शराइत आयद करते हैं वो सियासी नहीं है, वो ज़ाती नोयत की हैं कि इमरान खान को ये कर दो, इमरान खान को ये कर दो, इमरान खान को ये कर दो। यानी अव्वल और आखिर जो है ना उनकी तमाम तर शराइत जो हैं वो इमरान खान के मुतलका होती हैं कि उसको ये रिलीफ दे दें, उसके मुकदमात वापस ले लें, फ़लाँ के मुकदमात वापस ले लें, उनको रिहा कर दें, बाहर ला दें। ये अगर ये शराइत के ऊपर देखें, हमने मियाँ नवाज शरीफ या मियाँ शहबाज शरीफ जब कैद थे या एग्ज़ाइल में थे, हमने नेगोशिएशंस भी की, बैठे भी उस वक़्त की हुकूमतों के साथ जो है इंस्ट्रक्शंस उनसे ले लेते थे, मुलाकातें इस तरह की नहीं होती थी जिस तरह इमरान खान साहब की होती हैं। वह यहाँ पे तो सियासी टब्बर भी होता है, ज़ाती टब्बर भी है, सारा एक घर का मामला ही बनाया हुआ है उन्होंने। वहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो रही है, मीडिया टॉक भी हो रही है। ये माहौल कभी पाकिस्तान में पहले किसी कैदी के मुतल्लिक जो है देखा गया, जो है कथित तौर पर नहीं देखा गया। मैं कहने का मतलब है कि उनको जितना रिलैक्स या रिलीव्ड जितना भी एक कैदी को किया जा सकता है उसकी तमाम तर हदें अबूर हो गई हुई हैं। अब भी वो अगर हम अगर बात करते हैं, मसलन मैं मिसाल देता हूँ, कल की बात है कि हाँ परसों तरसों बिलावल साहब ने बयान दिया जी बिल्कुल कि जी एक सिक्योरिटी कमेटी मीटिंग, एक और मीटिंग बुलाई जाए, 2 होनी चाहिए जो है। अब उसमें हम इनको अगर ये होता है, मैंने उसकी जो लॉजिक है उसको तस्लीम किया है कि जी एक और चांस दे दें, मे बी बिकॉज इस वक्त जो तकरीबन सारी लीडरशिप जो है PTI की जो जेल से बाहर है, पार्लियामेंट में है, वो कहते हैं जी हमारा गलत फैसला था। तो जो है ये इस मशरूत जो है सिक्योरिटी के मामला पे जितना मर्जी हैंडीकैप्ड हो बंदा, सिक्योरिटी जो नेशनल सिक्योरिटी के मामला के ऊपर मशरूत बातें नहीं होनी चाहिए। हमारा मानना ये है कि क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी के कोर मामलात हैं, इस वजह से आपको उनको कंसेशन देनी चाहिए, एक। नंबर 2, ज़ाहिर वो अपने लीडर के लिए कंसेशन मांग रहे हैं तो आपके लिए ज़ाती मामलात होंगे, उनके लिए पार्टी का जीना मरना इमरान खान के साथ जुड़ा हुआ है, तो अगर उनके लिए कंसेशन मांग रहे हैं तो सियासी कंसेशन ही मांग रहे हैं। और तीसरी बात, क्या वाकईतन ये समझते हैं कि इमरान खान जो है सियासी कैदी नहीं है? मतलब देखें, एक जुर्म में वो कैद हुआ है, उस जुर्म का सरजद होने में किसी को शक जो तो नहीं है। जब वो सरजद कर रहे थे तब तो वो उनके सर के ऊपर ताज रखा हुआ था ना जी? नहीं, ताज रखा हुआ था, लेकिन हम तो उस वक्त भी शोर मचा रहे थे कि ये वारदात हो रही है। अब देखें, एक
सियासी शख्सियत जो है वो एक क्राइम कमिट करती है, वो एक कानून की जो है वायलेशन करती है, तो आप उसको डिफरेंटली ट्रीट करेंगे देन नॉर्मल। नेशनल सिक्योरिटी के लिए शायद आपको लचक दिखानी पड़े, आर्गुमेंट ये है। नेशनल सिक्योरिटी के उनको अपनी जो बाहर की आदत है उस पर एतमाद करना चाहिए। मैं उसको इस तरह करूँगा, एतमाद करना चाहिए गौर साहब को, दूसरे और भी जो जोमा हैं PTI के, असद कैफ साहब हैं, साबिक स्पीकर हैं वहाँ पे, तो उनको उनके ऊपर करें, उन पे एतबार करें। उमर अयूब तो उन्हीं की जुबान बोलते हैं, बल्कि उनसे भी एक हद आगे जाके बोलते हैं, तो आपने वो जरा अपने माजी को न्यूट्रलाइज करने के चक्कर में रहते हैं। उन्होंने तो सारे नाल ही झूठा लिया जाएगा ना, तो झूठे जितने जो झूठा लिया है। बिल्कुल, बस मेरा मतलब है कि 80 मेरा मतलब या उन्होंने ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਟੈਂਕੀ ਤੇ ਬਿਠਾਤਾ ਜਾਂ ਪਿੱਛੇ कैरियर ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਤੇ उन्होंने, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो सारों ने मिलकर झूठे दिए ना, तो आप कह रहे हैं कि उनको ना, लेकिन जो मेन स्ट्रीम नहीं, मैं जिसको मर्जी आ पार्टी की, तो इमरान खान को जेल से मैंडेट इनको देना चाहिए ताकि ये एंगेज करे। बिल एंगेज करे, ठीक है, लेकिन इमरान खान को मेरा नहीं ख्याल, मेरा नहीं ख्याल कि उससे एक दिन पहले, आपको याद होगा एक दिन सुबह जेल खुली थी चुरा करने के लिए। अगर उस वक्त मशवरे के लिए तैयार हो गए तो आप भी मशवरा कर लें। अगर ये बुलाई जाती है दोबारा, ये सिक्योरिटी की मीटिंग जो है, तो मुझे अभी स्केड्यूल इस किस्म का या कोई इस किस्म का दिया नहीं, नोटिफाई नहीं हो, लेकिन तजवीज़ आई है, बिलावल साहब तजवीज़ आई है और अच्छी तजवीज़ है। मैंने पहले भी इसकी तजवीज़ की जो लॉजिक है कि चलें एक और चांस जो है देते हैं ताकि वो भी इस मसले में शामिल हो। अच्छा, एक वो और मेहमा जो हल कर दें, वो PTI को तो आपने वाज़ेह अंदाज से कह दिया कि आपकी नज़र में ये कंसेशन जो है वो ग्रांट नहीं की जा सकती, उनकी पार्टी जो बाहर है वही इंगेज करे कौमी मामलात के ऊपर, और वो ज़्यादा साइब है और ख्वाहिश भी रखती है, लेकिन किसी डर की वजह से, खौफ की वजह से करने नहीं। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का क्या इशू है? हमें बार बार खबरें दी जाती हैं मीडिया के जरिए कि जी वो मुतहरक होने वाले हैं, मुतहरक होने वाले हैं, मुतहरक होने वाले हैं। मेरा ख्याल है कि जो है ना, उनकी तहरीक में क्या रुकावट है? नहीं, उनकी सेहत जो है ना, क्योंकि मैंने उनसे 2-3 दफ़ा रिक्वेस्ट भेजी डायरेक्टली उनसे, मैं कहा, तो मुझे उन्होंने कहा चलो ईद की छुट्टियों में आ जाना, मेरी तबीयत को ठीक हो रही है। तो उन्होंने, आपको याद है कि तकरीबन कई साल से, दहाइयों से वो अशरा जो है आखिरी रमज़ान का वो सऊदी अरब में गुजारते हैं, इस दफ़ा नहीं गए वो, और को जिसको क्या कहते हैं कि मेरा ख्याल है कि इतनी जो फिज़िकल एक्सर्शन जो है वो नहीं अभी कर सकते। तो लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है, मेरी ख्वाहिश भी बड़ी शदीद है कि वो ईद के बाद जो है ना वो, क्योंकि बलूचिस्तान का मसला, दूसरे मसले, उनका एक्सपीरियंस है, उनकी एक सोच है, उनका एक तजर्बा है, जो मेरा ख्याल है इट इज़ लाइक एक नेशनल एसेट होती है, एक सोच जो है उनकी जो। तो आपकी जमात उनको मिस करती है उनकी प्रेजेंस? डेफिनेटली, मैं डेफिनेटली करते, बहुत करते, मैं तो ज़ाती तौर पर बहुत करता हूँ, हर लिहाज से, ज़ाती तौर पे भी और सियासी वर्कर होने के नाते भी बहुत करता। उन्होंने राब्ते शुरू किए थे पार्टी की क़यादत से, बलूचिस्तान की KP की क़यादत को बुलाया, उनको इंस्ट्रक्शंस दी हैं। चंद दिन पहले भी वो मेरे एक मीटिंग ले रहे थे पंजाब में, लेकिन फ्रीक्वेंसी जो है ना वो खासी कम हुई है उनकी। अच्छा, अमूमन मैं जो र्यूमर्स को या जो इधर उधर से गपशप है उसको अपना प्रोग्राम का हिस्सा नहीं बनाता होता, लेकिन ये गपशप नहीं है आपकी पार्टी के, मैं आपको बाद में नाम भी बता सकता हूँ, क्योंकि सोर्सेज मैंने उनसे पूछा नहीं हुआ तो लिहाजा मैं एट्रीब्यूट नहीं कर रहा, वरना मैं एट्रीब्यूट भी कर देता। उन्होंने कहा जी वो सेहत का मामला अपनी जगह पर, लेकिन मामला यही तय हुए कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो है बैक सीट पर ही रहेंगे। ये अरेंजमेंट है इस्टेब्लिशमेंट के साथ, और उनको बैक सीट पर रहना है, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। आप ये मुझे खुद बता रहे हैं, मैं आपको वर्बेटम कोट कर रहा हूँ, बड़ा मुश्किल हो जाता है ये जस्टिफाई करना कि जिस शख्स को इतने अरसे रगेदा गया और उनके खिलाफ जो बयानियाँ, मुशर्रफ दौर से बयानियाँ चल रहे हैं, तो 2 दहाइयाँ आपने उनके खिलाफ बयानियाँ बनाया, तो यकदम उसको आप फ्रंट सीट के ऊपर ला के, मेरा ख्याल है ऐसा कोई अरेंजमेंट आपको? कोई ऐसी कोई भैया, जिसने भी आपसे बात की है उसकी इमेजिनेशन जो है ना हैज़ गॉन वाइल्ड। ठीक है, तो इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन ना, मेरा मतलब वो एक जवाब पैदा कर रहे हैं, मेरा ख्याल है ये बिला जवाब है, बिला जवाब पैदा कर रहे हैं। कम बैक टू द मेन इशू, अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात जो हैं, हमने तालिबान की हुकूमत और उनकी सरजमीन को आइडेंटिफाई किया है पाकिस्तान के लिए एग्जिस्टेंशियल थ्रेट के तौर पे। हमने कहा है कि वहाँ पे बेसिस मौजूद हैं,
नेटवर्क मौजूद है, फाइनेंसिंग हो रही है, सुसाइड बॉम्बर्स की वेव्स वहाँ से आती हैं और वो कंधे उचकाते हैं या उसको बिलवासा तौर पर फैसिलिटेट करते हैं। अब हम अफगानिस्तान के साथ इंगेज भी कर रहे हैं तालिबान। ये इंगेजमेंट का क्या है? हम उनको रिकग्नाइज करना चाहते हैं, हम उनसे क्या करना चाहते हैं? ज़रा इसके ऊपर अगर आप रोशनी डाल दें। ठीक है, अनफॉर्चुनेटली कोई अफगानिस्तान में इस वक्त मोनोलिथिक कोई अरेंजमेंट नहीं है जिस तरह हुकूमतों की होती है। फ्रेगमेंटेड एक सिचुएशन है, जैसे वॉरलॉर्ड्स के पास है, उसके पास पावर ब्रोकर्स जो हर वक्त मीडिया के अंदर आता रहता है। मुझे कोई डायरेक्ट खबर नहीं, मैं तो मीडिया की बात कर रहा हूँ कि जी 12 अब वहाँ पे एक बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है विज़ावी देयर रिलेशनशिप इंटरनेशनली स्पीकिंग, कि हकानी साहब से बाउंड्री जो है ना वो हटा ली गई है। हकानी साहब इज़ नो मोर। नहीं तो हमारे साथ गिला ही अमेरिका का सारी उम्र ये रहा है कि क्या हकानी नेटवर्क आप बैक कर रहे हैं, आप बैक कर रहे हैं, आप बैक कर रहे हैं। यानी मैं 1-2 मीटिंगों में तो मुझे याद पड़ता है कि हमें उन्होंने डायरेक्टली कहा। तो अब ये इतनी वहाँ पे बागराम की लीज आउट करने की बात हो रही है कि जी उनको लीज आउट कर दिया जाएगा, वैसे खोलने की बात हो रही है, खोलने की बात हो रही है। और आपको पता है कि हफ्ते के बाद मेरा 40 या 70 मिलियन डॉलर भी उनको दिए जाते हैं। ये पिछले 2 साल से 3 साल से ये अरेंजमेंट भी चल रही है। तो इस सारी सूरत हाल में मेरा ख्याल है कि अगर अमेरिका के साथ आपने तल्लुकात जो है अफ़गानिस्तान ठीक कर रहा है, तो वाई पाकिस्तान इज़ बीइंग टारगेटेड बाय पीपल हु आर लिविंग अंडर देयर अम्ब्रेला ऑन देयर सॉइल। ये बहुत बड़ी कॉन्ट्रडिक्शन है काबुल में। ठीक 60 लाख अफगान हमारे सॉइल पर रह रहा है, जिसमें मतलब 1/4 लीगल है मेरा ख्याल है, बाकी 3/4 जो है 1.6 मिलियन जो वो गाली देते हैं पाकिस्तान को। जो है यहाँ पे बच्चों को कहा जाता है पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा, दे रिफ्यूज। यानी इस धरती में रहते हैं, यहाँ पे पैसे कमाते हैं, यहाँ का अनाज खाते हैं, यहाँ पे रिज़्क़ अल्लाह ताला उनको यहाँ पे देता है, लेकिन पाकिस्तान को गाली देते हैं। वाई? इसकी कोई रूट्स जो है कोई हिस्टोरिकल है। मुझे 47 याद है कि हमें उन्होंने रिकग्नाइज नहीं किया था। सो देयर इज समथिंग, कोई है, रौला है। इंगेजमेंट कर रहे हैं ताकि दुनिया के साथ जो अब चलने की, क्योंकि अगर अमेरिका उनके साथ एंगेज कर रहा है, वो अमेरिका के साथ एंगेज कर रहे हैं, तो हमारी कोई तवक्कुआत होंगी ना उनसे। तवक्को क्या है उनसे? देखिए, हमें तवक्को है कि एक सिविलाइज्ड हमसाये के जरिए हमें और उनकी सरजमीन के ऊपर हमारे खिलाफ जो है ना साजिशें नहीं होनी चाहिए। वहाँ से जो है लोग जो है हमारी यहाँ पे खून रेजी करने के लिए वहाँ से नहीं आने चाहिए। ये बॉटम लाइन है। ये बॉटम लाइन। मैं 1-1.5 मिनट में देखें, इस वक्त थिंग्स आर इंटरनेशनली इन ए फ्लक्स, कि अमेरिका की पॉलिसी जो है वो एक बिल्कुल जो है नया रुख इख्तियार कर रही है। अब यहाँ पे अगर वो आते हैं, बागराम पे अगर आते हैं, तो किस लिए आते हैं? अपना असला इकट्ठा करने के लिए आते हैं। तो दिस इज आई थिंक टू सिंपलिस्टिक, यू नो। वो डेफिनेटली या तो वो इस इलाके में अपनी प्रेजेंस रखना चाहते हैं बिकॉज ऑफ चाइना। जिस तरह उनके 2000 के करीब जो है मुख्तलिफ आउटपोस्ट हैं दुनिया में, 2000 के करीब। द बजट ऑफ दोज आउटपोस्ट रन्स इनटू बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स, यू नो। वाई? एक कंपायर है ना, तो उसको होल्ड रखते हैं, स्ट्रेटेजिक टू होल्ड रखते हैं। तो अब यहाँ पे अगर है तो उसको कोई आप यू आर वेरी कीन स्टूडेंट ऑफ इंटरनेशनल अफेयर्स एंड इस चीज़ों के, तो उसमें कोई ना कोई तो उसका मतलब को अखज़ करना चाहिए ना कि क्यों। तो हमें फिर एंगेज करना चाहिए। बिल्कुल एंगेज करना चाहिए। उसमें काबुल भी एंगेज होना चाहिए। अमेरिका के साथ हम ऑलरेडी वी आर एंगेज्ड जो है। मेरा ख्याल है कि जो बज़ाहिर नज़र आता है कि हमारे उनके साथ तल्लुकात जो है जिसको क्या कहते हैं एक मतवाज़न रिलेशनशिप में जा रहे हैं। बिल्कुल आखिर में क्विकली, अगर आपको अपनी हुकूमत की स्टेबिलिटी को ग्रेड करना हो ना स्केल 1 to 10, तो इस वक्त आप कितने नंबर देंगे?
देखें, अब स्टेबिलिटी में जो है ना, मैं एक तो विज़ावी जो हम बहस कर रहे थे कि हमारे रिलेशनशिप अमेरिका के साथ, हमारे रिलेशनशिप अफगानिस्तान के साथ, एक तो ये डायमेंशन है, फिर मईशत है, फिर मईशत है, फिर मईशत आ जाती है, फिर एस्टेब्लिशमेंट अंदरूनी मामला, उसके बाद अंदरूनी मामला हैं कि जो डिफरेंट पावर सेंटर्स जो हैं उनके आपस में कैसे रिलेशनशिप है। मेरा ख्याल है कि जहाँ से हम सफ़र का आगाज़ हमने किया था 2022 में या 23 में, पीडीएम को भी मिला लें ज़रा पहले, कोई पीडीएम से ही मैं शुरू, मेरा ख्याल है वी कम लॉन्ग वे, मतलब कितना 7 है, 6 7 8 स्टेबिलिटी। मैं 8 तक तो नहीं आऊँगा, वो एक ग्रेड बन जाता है, क्योंकि उसमें जो है वो मईशत का जो पहलू जो है और दूसरा दहशतगर्दी वाला जो पहलू जो है, ये दो ऐसे पहलू हैं कि 8 तक जो है ना, आई थिंक, लेकिन 7 6.5 7 जो है ना, दैट्स B+। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस। थैंक यू। एड्स फैलने के वाक़यात और बच्चों में हस्पतालों से एड्स कि इन्फेक्शंस के वाक़यात बढ़ते जा रहे हैं। तौसा हम आपको लिए चलते हैं, जहाँ पर अब से कुछ देर पहले मैंने शाहिद मंजूर साहब से बात की, जो एक मुतासरा बच्ची के वालिद हैं। मुतासरा बच्ची कहकर हम इस सानहे को मिनिमाइज़ नहीं कर रहे हैं। वो बच्ची सेहतमंद गई थी और उसके बाद जब उसके टेस्ट हुए बाद में तो पता चला कि इन्फेक्शन उसको हो गई है, अब वो HIV पॉजिटिव है। तो शाहिद मंजूर साहब से जब मैंने हालात वाक़यात पूछे तो उन्होंने हमें यह बताया। मेरी बच्ची उम्मे हानी, हमने अपनी बेटी का इलाज यहीं से स्टार्ट किया था। जब उनको एक मामूली सा बुखार था तो हम TH हॉस्पिटल तौसा में लेके आए थे और ये सितंबर की बात है। मेरी बच्ची इधर ज़ेर इलाज रही हैं, एक दिन के लिए वो एडमिट भी रही हैं और यहाँ पे सिरेंज का भी इस्तेमाल किया गया इंजेक्शन लगाने के लिए और ड्रिप भी लगाई गई। उसके बाद मेरी बच्ची का मसला बनने लगा कि उनको टेम्परेचर का मसला होने लगा, तो मैंने मुख्तलिफ़ जगहों से उनका इलाज करवाया लेकिन मेरी बच्ची ठीक ना हो सकी। उसके बाद ये 28 फरवरी को मैंने अपनी बच्ची का HIV की स्क्रीनिंग करवाई तो उनके स्क्रीनिंग में HIV पॉजिटिव आ गया। तो उसके बाद HIV सेंटर डेरा गाजी खान जाके मुझे पता चला कि तौसा के और भी काफ़ी सारे बच्चे वहाँ पर रजिस्टर्ड हैं जिनका इलाज वहाँ से हो रहा है। तो मैंने वापस आते ही दूसरे बच्चों के वालिदैन को ढूंढना शुरू किया। मैंने सोचा कि देखा जाए कि कहाँ से फैल रहा है। तो उनके वालिदैन के मुताबिक उनका भी यही कहना है कि उनके बच्चे भी जो प्रीवियस हिस्ट्री है उनके 95% बच्चों के वालिदैन का यही कहना है कि उन्होंने अपने इलाज जो है स्टार्ट किया था TH हॉस्पिटल तौसा में, या तो उन्होंने इधर एडमिट किया था अपने बच्चों को या तो ट्रीटमेंट के लिए लाया गया था। अब हम आपको लिए चलते हैं डॉक्टर समेरा के पास, जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं एड्स कंट्रोल प्रोग्राम पंजाब, हमें ज्वाइन कर चुकी हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। अभी हमने ये देखा इस शख्स का, शाहिद मंजूर का केस, बच्ची को सिरिंज लगी, असेसमेंट की गई तो HIV पॉजिटिव निकली। आप चूँकि पंजाब के एड्स कंट्रोल प्रोग्राम के साथ डील करती हैं, हमें बताइएगा कि ये मामला क्या है। सर बैक इन नवंबर में सर डायलिसिस का एक इशू आपको शायद याद होगा, निश्तर हॉस्पिटल मुल्तान में हुआ था। वहाँ पे इन्फेक्शन जो हमारी इंक्वायरी कमेटी हुई थी उसमें जो फाइंडिंग्स थी, जो फैक्ट फाइंडिंग, उसमें बातें यही सामने आई थी कि इन्फेक्शन प्रिवेंशन कंट्रोल के जो SOPs हैं उनको प्रॉपर्ली इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा हॉस्पिटल लेवल पर और उनकी मॉनिटरिंग नहीं हो रही। सो वहाँ पे ये कॉज यही निकली थी कि इन्फेक्शन प्रिवेंशन SOPs को इम्प्लीमेंट कराया जाए और उनको जो है ना मतलब सही तरीके से उनको उसका फॉलो अप और मॉनिटरिंग की जाए। और सर SOPs हम लोगों ने इशू कर दिए थे बैक इन नवंबर ही कि आप इनको इम्प्लीमेंट कराएं तमाम हॉस्पिटल्स को, वर्किंग अंडर अम्ब्रेला ऑफ प्राइमरी हेल्थ एंड पॉपुलेशन डिपार्टमेंट, और उसकी रिपोर्टिंग करें हमें। पहले हम लोग कर रहे थे सर THQ और DHQ लेवल पे स्क्रीनिंग, तो उसमें से जब स्क्रीनिंग की कोई तकरीबन 1473 जो थे जनरल पॉपुलेशन से, उन लोगों की स्क्रीनिंग की। एंड देन हमने BHU लेवल्स पे की। BHU लेवल पे सर हमने 6 UCs हैं तहसील तौसा की, हमने वहाँ पे स्क्रीनिंग करवाई। और फिर जो हमारा सेंटर है DG खान PACP, वहाँ पर सर ये सर्च जो है फरवरी मार्च में इंक्रीज हुई है। हमने सरकारी अस्पतालों को भी विजिट किया, क्वैकरी वहाँ पे सारी विजिट की, पर्सनली जाके फिजिकली वहाँ पे विजिट किया। तो उसमें हम सिर्फ ये जानना चाह रहे थे कि क्या वजह है कि ये बच्चे रिपोर्ट हो रहे हैं, सर्ज आ रही है। आपने भी जिक्र किया कि सर्ज का लफ्ज़ आपने इस्तेमाल किया, तो जब सर्ज हुई तो नंबर्स कितने बढ़े और उसके बाद
कितने लोग या बच्चे आए? दर्जनों में हैं? कितने? नहीं सर, दर्जनों नहीं। दिसंबर की जो सर इन दिसंबर जो है ना 9 दिसंबर तक सर हमारे पास 9 केसेस रिपोर्ट हुए हैं 15 साल से नीचे, यानी आप 3 मंथ्स टू 15 ईयर्स का कर लें, 9 केसेस दिसंबर में। और ये रिपोर्ट होने से पहले मैं आपको बता रही हूँ कि स्क्रीनिंग एक्टिविटी वाज इन मैसिव स्क्रीनिंग एक्टिविटी वाज इन प्रोसेस इन एंटायर पंजाब। ये उससे पहले स्क्रीनिंग चल रही थी। आपने जो असेसमेंट की, इसकी फाइंडिंग्स क्या हैं? सर इसकी फाइंडिंग्स यही थी कि एक तो जो हम लोगों ने हमारी फैक्ट फाइंडिंग मैडम की डायरेक्शन से हम लोग गए हैं सर, उसमें बिल्कुल ऐसे था कि क्वैकरी बहुत ज़्यादा थी सर वहाँ पे। हम लोगों ने वहाँ पे जो 84 के नंबर जो था वो क्वैक्स का, हम लोगों ने सर वहाँ पे लिस्ट उनकी देखी, फिजिकली जाके क्लिनिक उनके विजिट किए हैं, और प्राइवेट क्लिनिक्स जो अनरजिस्टर्ड हैं वो भी बहुत ज़्यादा वहाँ पे ऑपरेशनल हैं। उनके क्लिनिक्स पे सर कोई भी इन्फेक्शन प्रिवेंशन कंट्रोल SOPs बिल्कुल फॉलो नहीं कर रहे वहाँ पर। लेकिन ये जो वालिद है मुतासरा बच्ची का, इसका मानना ये है कि इस्टेब्लिश्ड हॉस्पिटल से इसको इन्फेक्शन, जो आप ये बात करें कि ये बंदा ये क्लेम कर रहा है कि ये मुझे हॉस्पिटल से ये हमें कांटेक्ट हुआ है सर, इसके लिए एक पूरी सर्वेलेंस जो है वो करनी पड़ेगी, और उसके लिए हम बिल्कुल कर रहे हैं। हम लोग डोनर्स जो है ना उनके साथ लाइजोन में है। 7 अप्रैल से लेकर 11 अप्रैल तक एक जो है सर हम लोगों का ज्वाइंट मिशन जाना है DG खान, और वो जितने ये बच्चे रिपोर्ट हुए हैं, ये भी मैडम की डायरेक्शन से जितने ये बच्चे रिपोर्ट हुए हैं, उन बच्चों का उनके जो एड्रेसेस हैं उनकी जियो मैपिंग करवा के सर उसी इलाके में जाना। वहाँ हम लोगों ने जो चीज़ें देखनी वो मैं आपको बता देती हूँ। हम लोगों ने ब्लड ट्रांसफ्यूजन प्रैक्टिसेस देखनी है, इंजेक्टेबल यूजेज की प्रैक्टिसेस देखनी है, क्वैक्स क्या कर रहे हैं वो देखना है, वैक्सीनेशन बच्चों का स्टेटस क्या है, कैसे हो रहा है, क्या वो IPC को फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। आप काफ़ी सारे काम करेंगी वहाँ पे, लेकिन अभी आपने शुरू में खुद भी हवाला दिया मुल्तान में जो डायलिसिस सेंटर के अंदर वाक़यात हुए, तो इस्टेब्लिश हॉस्पिटल्स में तमाम तर हिदायत के बावजूद ऐसी निगलिजेंस होती है, तो आप इसको रूल आउट तो नहीं कर सकते कि जो हुकूमत के हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे सब कुछ अच्छा है? सर निश्तर हॉस्पिटल वाला केस वो टोटली डायलिसिस बेस्ड था। उसमें आपको मैंने पहले अर्ज किया है कि इन्फेक्शन प्रिवेंशन कंट्रोल के SOPs जो फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट थी वो बिल्कुल फॉलो नहीं कर रहे थे। जैसे उसमें वो डायलाइजर का इशू था, जो वहाँ के लोगों ने बताया कि ये गर्म पानी से धो के उसको इस्तेमाल कर लेते, सो दैट वाज अ टोटल डिफरेंट सिनेरियो। यहाँ पर बच्चा इन्वॉल्व है सर, एक बच्चा जो कि 3 महीने का है, 11 महीने का, और वो बच्चा हेल्दी बच्चा नहीं इन्वॉल्व, वो बच्चा सिक बच्चा है जो अस्पताल जा रहा है, ना सिर्फ सरकारी अस्पताल जा रहा है, उसके पास इतने इतने पलंदे हैं प्राइवेट हॉस्पिटल्स के, जो हम लोग खुद देख के आए हैं, पेरेंट्स को बिठा के उनका इंटरव्यू भी किया, और उनके डॉक्यूमेंट्स को हमने सरकारी अस्पताल से क्रॉस मैच भी किया। सो मेरी सिर्फ इतनी सी अर्ज है कि रूट कॉज और इंडेक्स जो केस है वो अभी तक रूल आउट नहीं हो सका, बट द फैक्ट इज देयर कि वहाँ क्वैकरी बहुत ज्यादा है। वहाँ पे ये भी प्रैक्टिस है कि आप वहाँ पे पेरेंट्स जो बच्चे को लेके नहीं जाते, वहाँ पे कॉल करते हैं, एक बंदा आता है मोटरसाइकिल पे, सिरिंजे उसने जेब में डाली होती है, ही गोज एंड इंजेक्ट द इंजेक्टेबल्स वन। वहाँ पे इंजेक्शंस का यूज बहुत ज्यादा है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स वहाँ पे इतनी ज्यादा है कि 3 महीने के बच्चे को एनीमिया लगा दें, ब्लड पेश नजर अगर आपको लोगों को अगर आपने पैगाम देना हो कि इस मोहलक बीमारी से बचने का क्या तरीका है, तो क्या पैगाम इसमें हमें एक तो इंजेक्शंस जो हम पेरेंट्स बीइंग पेरेंट भी हम जाते हैं क्लिनिक्स पे, एक तो अवॉइड ये करें कि अपने सामने सिरिंज जरूर खुलवा के देखें कि वो सिरिंज रीयूज तो नहीं हो रही है, और इंजेक्शंस पे मत करें कॉम्प्रोमाइज कि हमारे बच्चों को आप टीका ही लगाएं। और जितनी मतलब अगर बच्चा बीमार होता है उसको आप कोशिश करें कि क्वैक के पास मत लेके जाएं, क्योंकि क्वैकरी की वजह से सर ये बहुत ज्यादा स्प्रेड कर रहा है, उनका कोई IPC फॉलो नहीं करते हैं वो। तो यही रिक्वेस्ट है जी, बहुत शुक्रिया जी। हम सबको इस पे बहुत तकलीफ और दुख है। नाज़रीन, आपने सुना ये माजरा क्या है, इससे मुतल्लिक जो भी आप एहतियाती तदाबीर कर सकते हैं करें, जो हुकूमत का काम करने का है वो करें। आइए नाज़रीन, अब चलते हैं अमेरिका, जहाँ पर हमारे पास मौजूद हैं जस्टिन थॉमस रसल, हु इज़ दी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ग्लोबल फॉरेन पॉलिसी सेंटर, और इनसे हम बात कर रहे हैं जो पाकिस्तान के खुसूसी एलची मौजूद है अमेरिका में, और कोशिश कर रहे हैं कि अमेरिका के नए इंतज़ामी अमूर के साथ जुड़ जाएं। उनका दौरा कितना अहम साबित होगा। मिस्टर जस्टिन, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस, ग्रेट टू हैव यू ऑन द शो। Let me get your sense of where Pakistan-US ties stand as we speak. Well, first of all, thanks for having me. It's a pleasure to be with you. The relationship between Islamabad and Washington has always been complicated, and it's no more complicated than it is now. What we're seeing is a situation where,
an ally in the region, Pakistan, is looked at as a almost a impediment, if you will, in the area. The big concerns here are obviously the strong ties between Islamabad and what is conceived here in the United States as strong ties between Islamabad and the Taliban. There's also some concerns of the fact that, are they truly with us, or are they playing both sides of the fence? On the U.S. side, there's concern in Pakistan. My readout is that, the stronger ties that are happening between the strong relationship, rather, between Modi and Trump, the stronger ties and the stronger economic growing ties between India and the United States, that causes some concern with Pakistan. So yeah, it's a very complex situation right now, and I think this is probably the most tense that we've seen in many years between that relationship. Well, Trump administration has changed much. As you know, you're watching the whole spectrum of the changes that are taking place. Ties with Europe have gone a radical change. Reassessment of ties with Russia is underway. Ukraine is no longer where it used to be. And sitting here in Pakistan, we are looking at how the Trump administration is also engaging with the Taliban in Afghanistan. And we too had a recent engagement with the Taliban, and our special point person was there. So do you think Washington and Islamabad's interests can converge on engagement with Taliban, whatever the goals of these policies may be, but they seem to be moving in the same direction? Well, again, the situation with U.S. foreign policy to begin with here in Washington is fluid at best. It is constantly changing. It's like weather in Florida. If you don't like the weather, wait 10 minutes, it will change. You can say the same thing about U.S. foreign policy under the Trump administration right now. The trick is that, when we saw the situation with, the Taliban and semi-bilateral talks with the Taliban, going as far back as the Doha Conference Center meetings, pre-U.S. withdrawal from Afghanistan, Pakistan played a key role in helping set those up. The issue now becomes is, can we carry that forward in a sustainable way that does not put at risk the critical relationship and the building relationship between Islamabad on both a strategic, a diplomatic, and even an economic position on it? Can we keep that moving forward between Islamabad and Washington? The reality is, and I'll be blunt about it, I don't think the Trump administration truly understands what that relationship should look like and how we should progress that relationship, and that should be a concern to both sides. Okay, there is a certain transactional quality to Pakistan ties with the U.S. And let's talk about the possibility of a certain mutual transaction. Trump was generous in praising Pakistan's effort to hand over a wanted man. And Trump has also identified getting the leftover American ammunition and sophisticated material back from the Taliban. And in Pakistan, there seems to be this understanding that the path to both these goals lie through Islamabad. Your take? It's a little bit. It's a little bit of both. Again, when we're dealing with the diplomatic issue between Islamabad and Washington, nothing's clearly that defined. We look at, like, for example, you take the relationship between the ISI and U.S. national security interests. One day they're a great friend, a great ally. They're helping us in the global war on terror. You look at when Khan was ousted. Khan still believes that the U.S. was directly involved in his removal from office, and we've got a bad, and there's a lot of mistrust inside the central government. Is the U.S. truly our ally? What we need to do moving forward is, and this is key, because in the dynamics of the changing landscape of diplomacy and national security
inside areas like you look at, Russia. Right on the cusp of this, are we going to see another possible Russian invasion into the regions that they still want to bring back the old Soviet Union? If that's the case, that's going to be in Pakistan's backyard. We're going to need very good relationships, even as a mediation source or as a buffer source between the U.S. and Moscow in the region and Russia's regional allies. We're also going to have to look at the fact that we cannot move forward in the region without established without an established strategic alliance or a strategic relationship with the Pakistani government. To think that we would do so just based on a burgeoning Indian relationship is misguided and could possibly put our economic and national security interests at bay. The one thing I want to point out, and nobody really talks about the 300-pound gorilla in the room, is we have to maintain a strong, open dialogue relationship with Islamabad for no other reason is the nuclear question. Yeah. There has to be coordination. There has to be. They are, on a footing that has to make Washington realize that this is a dialogue and a relationship that we must maintain. There has to be a certain good faith between the two parties. I hope that makes sense to everybody. That makes sense because it is as complex as you've framed it. But the operative words that I picked from the last part of your answer is good faith. So I hope both sides are able to engage in good faith with each other. Interests can diverge, but as long as they are talking. Thank you very much for being with us. Great to have you on the show. नाज़रीन, हमारी तरफ से ये कुछ इजाज़त चाहते हैं. अल्लाह हाफ़िज़.